नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से, और अभी हम तेजस की एक्सपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी कुछ मीडिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि अभी फिलीपींस की तरफ से अपनी एयरफोर्स के लिए कुछ नए फाइटर जेट्स को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें पहले फिलीपींस का पहला चॉइस भारत का तेजस होने वाला था, लेकिन अभी फिलीपींस की तरफ से ग्रिपेन सी या ग्रिपेन डी को अपनी सर्विस में शामिल करने की कोशिश किया जा सकता है। अब अभी तक एचएएल की तरफ से कभी भी फिलीपींस को तेजस को लेकर कोई भी डिटेल ऑफर नहीं दिया गया था, लेकिन वर्बली उनको तेजस को ऑफर किया गया था। अभी बताया जा रहा है कि फिलीपींस की तरफ से अभी साफ की ग्रिपेन में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, और इसका एक मेजर कारण साफ अभी अपनी ग्रिपेन सी को तेजस के मुकाबले काफ़ी कम कीमत पर फिलीपींस को ऑफर कर रहा है, और ऊपर से फिलीपींस के पास बजट की कमी होने की वजह से वो सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन को वहाँ पे सिलेक्ट करने वाले। लेकिन जहाँ तक बात रही कम कॉस्ट की, तो मुझे नहीं लगता कि अगर एचएएल अपनी तरफ से तेजस की MK1 वेरिएंट को फिलीपींस को ऑफर करता है तो इसकी कॉस्ट जो होगा वो ग्रिपेन सी के साथ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहने वाला है, इनफैक्ट कम भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ग्रिपेन सी में अभी जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि करेंटली फिलीपींस की FA-50 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सेम इंजन है, और इंजन सिमिलर होने की वजह से उनको ओवरऑल लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस इसके लिए कम इशू सामने आएंगे, और इसमें मेंटेनेंस जो है वो ईजी हो जाएगा। तो तेजस में भी लगभग सेम इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर ग्रिपेन के पास कोई एक्स्ट्रा एडवांटेजेस नहीं होने वाले। और अगर इनमें कंपटीशन होता है तो प्राइस यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, और अगर एचएएल अपनी तेजस MK1A को ग्रिपेन सी के अगेंस्ट में पिच कर सकता है और एक अच्छे प्राइस के साथ इसको फिलीपींस को ऑफर कर पाता है, तो ये फिलीपींस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर हो सकता है, और इसको एक्सपोर्ट करने का मौका हमको भी मिल सकता है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। आप सभी को 2 दिन पहले मैंने बताया था कि अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बात बताया गया था कि उनको अभी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए लगभग 6 देशों की तरफ से ऑर्डर मिलने वाला है। इसमें से फिलीपींस ब्रह्मोस का पहला रिपीट कस्टमर होने वाला है, और इसके बाद अभी इंडोनेशिया और वियतनाम की तरफ से भी भारत को ब्रह्मोस की ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा रहा था। और इंडोनेशिया की तरफ से पहले ब्रह्मोस के ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा रहा था, लेकिन अभी पता चला है कि इंडोनेशिया के सामने अभी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने में एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ चुकी है, क्योंकि अभी इंडोनेशिया के पास जो कोस्टल रडार मौजूद है और उनका जो मेन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके साथ हमारा ब्रह्मोस मिसाइल कॉम्पैक्टेबल नहीं हो रहा है। और इसके अलावा इंडोनेशिया अपनी सभी डिफेंस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डिमांड कर रहा है, जो कि हम ब्रह्मोस डील में नहीं कर सकते। अब इंडोनेशिया की नेवी की जो वॉरशिप्स है उन सभी में भी वेस्टर्न कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करने में दिक्कत आ सकती है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मोस को किसी वेस्टर्न कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम भी ऐसा काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे देश के साथ रशिया अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करना नहीं चाहेगा, जहां पर ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के साथ लीक होने का खतरा रहेगा। और ऊपर से इंडोनेशिया की तरफ से TOT का डिमांड किया जा रहा है, वो इस डील को अभी फर्दर कॉम्प्लिकेट कर रहा है। अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बात बताया गया था कि हमारी टीम जल्द ही इंडोनेशिया जाने वाला है, जहाँ पर इन सभी इशू को लेकर डिटेल बातचीत होने वाली है। अगला अपडेट एरो इंजन को लेके, और रिसेंटली मैंने आप सभी को बताया था कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 99 एरो इंजन के लिए डील को फाइल करने के बाद सफरान और रोल्स रॉयस की तरफ से भारत को फ्यूचर एरो इंजन को डेवलप करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें भारत को एक कंप्लीट नए इंजन को को डेवलप करने का ऑप्शन दिया गया है, और इसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी भारत के साथ शेयर किया जाएगा, और इसकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर भारत पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाया जाएगा। अब इसके बाद अभी ये भी पता चला कि सफरान की तरफ से भी दरअसल भारत के साथ जिस इंजन को बनाने का प्लान किया गया, उनका एक रफ डाटा जो है वो एचएएल के पास सबमिट किया गया। इसमें सफरान का एक कहना है कि वो भी जिस फ्यूचर इंजन को बनाने वाला है, ये एक कम्प्लीटली नई इंजन होने वाली है, और जैसे कि इसको भारत अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने वाला है, तो इस वजह से इसमें नए और मॉडर्न अलॉयज का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस इंजन का जो कोर सेक्शन होगा, ये अभी रफाल में इस्तेमाल होने वाली M88 सीरीज के इंजन के मुकाबले काफ़ी बड़ा होने वाला है, जो कि बिना आफ्टर बर्नर के लगभग 75 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर पाएगा। और इसमें आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को लगाने के बाद हम आसानी से 120 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। सफरान का ये भी कहना है कि अगर इस जॉइंट प्रोग्राम को अभी शुरू किया जाता है तो आने वाले 5 सालों के अंदर ही इस इंजन की पहली प्रोटोटाइप को तैयार किया जा सकता है, जिसे 2028 तक टेस्ट करना शुरू किया जाएगा।
और इनिशियल प्रोटोटाइप को बनाने के बाद मिनिमम 2 से 3 साल तक इसको टेस्ट किया जाएगा, जिसमें टेस्ट बेड के तौर पर रफाल का इस्तेमाल किया जाएगा और सेम इंजन को आगे चल के सिर्फ एमका और ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर में नहीं या फिर तेजस MK2 में नहीं, बल्कि आगे चल के इसको डसॉल्ट रफाल में भी फ्यूचर अपग्रेड के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि जब रफाल के F5 अपग्रेड को किया जाएगा तो उस टाइम पर इसमें इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इस नए इंजन को अभी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी को बेस करके बनाया जाने वाला है, जिसमें लो हीट सिग्नेचर और बेहतर कूलिंग सिस्टम मौजूद होने वाला है, जिससे एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ और इंफ्रारेड सिग्नेचर दोनों काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। और ये इंजन सफरान के मुताबिक मल्टीपर्पज इंजन होने वाला है, जिसे इंडियन एयरफोर्स अपनी एमका से लेके रफाल तक में इस्तेमाल कर पाएगा और फ्यूचर में सभी रफाल ऑपरेटर को भी इसको एक्सपोर्ट करने का प्लान किया जा सकता है। अगला अपडेट तेजस MK1A की तरफ से, और 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था जहां पे खबर आई थी कि 2024 में पहली तेजस MK1A को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। और HAL की तरफ से अभी पहले से बात बता दिया गया था कि जब तेजस MK1A को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा तो इसको फुली कॉम्बैट रेडी कंडीशन में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। इसी वजह से अभी तेजस MK1A की एक वर्किंग प्रोटोटाइप, जिसमें अभी तेजस MK1A की सभी टेक्नोलॉजी को वैलिडेट किया जा रहा है। स्पेसिफिकली कहे तो तेजस की SP25 यूनिट को अभी तेजस MK1A की सभी सब सिस्टम में इंटीग्रेट करके टेस्ट करने की बात सामने आई है और इसी साल के अंदर ही तेजस MK1A की वेपन्स को भी टेस्ट करना शुरू किया जाएगा। अभी तक तेजस MK1 फ्लीट में डर्बी, पाइथन 5 और R73 जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट किया चुका है। इसके अलावा अभी तेजस MK1A में SRAM मिसाइल के साथ साथ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को पहले से इंटीग्रेट किया जाएगा। अब तेजस MK1 को पहले कमीशन किया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे इसमें एक एक वेपन को इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया गया था और रिसेंटली इसमें डर्बी मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया था। लेकिन तेजस MK1A के साथ ऐसा नहीं होने वाला, जिसमें सभी वेपन को पहले से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और फिर जाके इसको प्रोडक्शन में एंटर किया जाएगा। अभी इसमें अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसे मिसाइल के अलावा मिट्योर मिसाइल को भी आगे चल के इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया, लेकिन मिट्योर मिसाइल सिर्फ उन्हीं तेजस MK1A यूनिट में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें उत्तम ऐसा रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसको किसी भी इजरायली रडार के साथ हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला अपडेट 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेके, और अगर भारत की 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो अभी तक भारत की तरफ से 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल करने का 2 बार प्रयास किया गया था, जिसमें पहले हम रशिया के साथ मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम FGFA को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे और अभी हम एमका को डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारा इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से 2018 में रशिया के साथ मिलकर FGFA को डेवलप करने का जो प्लान था उसे ड्रॉप कर दिया गया था, जिसके बाद रशिया SU-57 को अकेले डेवलप कर रहा था और अभी इसको रशियन एयरफोर्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच SU-57 को इसके डिज़ाइन को लेकर और खास करके इसकी रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से या स्टेल्थीनेस की वजह से काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता था और इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेकर भी पहले इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्योंकि इसमें इनिशियली SU-35 भी इंजन का इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में इसमें इस दिल्ली 30 इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, जो कि खास करके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए रशिया डेवलप कर रहा था। अभी की बात करें तो अभी SU-57 दुनिया का पहला ऐसा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसके पास एयर टू एयर किल स्कोर मौजूद है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे कई साल पहले सर्विस में इंडक्ट किए गए और दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर 5th जनरेशन फाइटर का टाइटल होल्ड करने वाला F-22 रैप्टर ने भी आज तक एक भी रियल फाइटर जेट को मार के नहीं गिराया था। और अभी ये भी पता चला है कि SU-57 को अभी एक नए इंजन के साथ भी रशिया टेस्ट कर रहा है, जिसको अभी 6th जनरेशन इंजन कहा जा रहा है। आमतौर पर सभी रशियन एयरक्राफ्ट में हम लोग 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता हुआ देखते आ रहे हैं। पहले SU-57 में भी वैसे ही थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसकी वजह से इसकी हीट सिग्नेचर और RCS दोनों इंक्रीज हो रहे थे, पर अभी इसमें एक नई नोजल को टेस्ट करने की बात सामने आई है। ये बात पूरी तरीके से कंफर्म तो नहीं है, लेकिन बुल्गारियन मीडिया की तरफ से बात क्लेम किया जा रहा है कि रशिया की तरफ से अभी SU-57 में एक फ्लैट नोजल का इस्तेमाल किया जा रहा है। रशिया 2017 से अपनी 2nd स्टेज के इंजन को टेस्ट कर रहा था और इसमें अभी एक नए फ्लैट नोजल को देखा गया। इसके साथ बताया जा रहा है कि अब SU-57 पहले के मुकाबले और भी बेहतर और भी घातक बनने वाला है, क्योंकि इस नए नोजल के साथ रशिया की तरफ से अभी अपनी 2nd स्टेज के इंजन में हाई परफॉर्मेंस बियरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से इसका जो थ्रस्ट आउटपुट होगा वो बेहतर होने के साथ साथ इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 12 से 13% बेहतर होने वाला है, जो कि इसको फर्दर बेहतर रेंज को प्रोवाइड करने में मदद करेगा। इसके अलावा फ्लैट नोजल को राउंड नोजल के मुकाबले काफ़ी कम मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब सवाल ये कि क्या भारत की तरफ से 2018 में इस प्रोग्राम से बाहर जाकर कोई गलती कर दिया गया है, क्योंकि
अगर हम रशिया के साथ इसको जॉइंटली डेवलप करते तो अब तक या मैक्सिमम 2025 तक हमारे पास Su-57 की मिनिमम 1 से 2 स्क्वाड्रन फाइटर जेट जरूर मौजूद होते, जो कि फिलहाल S-400 सिस्टम के साथ हमको एक बेहतरीन डिफेंसिव और ऑफेंसिव पावर को प्रोवाइड कर सकते थे। फिलहाल चाइना के पास अभी अच्छी खासी नंबर में 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है, और जब तक हम एमका को इंडक्ट करेंगे, जो कि 2032 से पहले तो संभव नहीं होगा, तब तक चाइना के पास 150 से 200 के आसपास J-20 एयरक्राफ्ट मौजूद होगा। और अगर चाइना के साथ इसी बीच हमारा आमना सामना लड़ाई हो जाता है, इसमें एयरफोर्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो इसमें चाइना का जो J-20 फाइटर जेट होगा ये हमको काफ़ी परेशान कर सकता है। लेकिन अभी अगर हमारे पास Su-57 लिमिटेड नंबर में भी मौजूद होता तो इसमें हमें काफ़ी एडवांटेजेस मिल सकता था। तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम से हम लोग पीछे हटके एक रिस्क जरूर ले लिया है, क्योंकि हम अभी चाहकर भी यूनाइटेड स्टेट्स से F-35 को एक्वायर नहीं कर सकते या खरीद नहीं सकते हैं, जबकि चाइना के पास पहले से ही J-20 अच्छी खासी नंबर में मौजूद है, और पाकिस्तान को हो सकता है 2030 तक टर्की की मदद से 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।